ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे स्वागत है। आपकी वही पुरानी सीरीज चल रही है जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025 2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है मेरे प्यारे। तो अभी तक आपने इस सीरीज के अंतर्गत ये देखा मेरे प्यारे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है विद इन 6 लेक्चर्स। ठीक है, तो आपका 1 शॉर्ट वीडियो देने जा रहे हैं इस संडे को इस पूरे चैप्टर के पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कम से कम 10 साल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, उसमें चाहे 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर जितना भी लगे कंप्लीट करेंगे इस संडे को। ठीक है, लेकिन प्यारे आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 शॉर्ट वीडियो पीवाईक्यू का देखने के पहले आप ये 6 लेक्चर को चाहे जिस स्पीड से आपको जैसे भी समझ में आए, आपका समय बचे और चीजें सब आप जान जाएं, उस स्पीड से चाहे 1x से चाहे 2x से आप देख के आप आइएगा यहाँ पे। पूरे चैप्टर की जानकारी लेके ही पीवाईक्यू सॉल्व करने आप बैठिए। थैंक्स प्यारे। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने चैप्टर का नाम लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरे प्यारे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आपका, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरा चैप्टर है। अब जरा देखो, एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स का क्रम है वो भी बड़ा प्यारा होता है। पहला चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। भाई कोई होगा तब तो उसका प्रभाव क्षेत्र होगा या फील्ड होगी। तो चार्ज था तो फील्ड थी, इलेक्ट्रिक चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, और आपका प्रभाव होगा तो पोटेंसी होगी। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंसी है, अब पोटेंसी है तो कैपेसिटी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंसी और कैपेसिटी दोनों है। आप में तो आप बैठे थोड़े रहेंगे, आप दौड़ेंगे। दौड़ेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट होगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। और चार्ज एक बार दौड़ गया है तो एक चैप्टर की और बात हो जाएगी, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, अगले चैप्टर की बात होगी। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट किसमें फ्लो करती है? कंडक्टर्स में। किसमें नहीं फ्लो करती? इंसुलेटर्स में। अब ये कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, तो आप बेटा 12th में बैठे हैं तो यहां तो हमारे ख्याल से ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू चार्ज इजिली फ्लो कर सके, जो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करे चार्ज के मूवमेंट में, तो उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो चार्ज के मूवमेंट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करें या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करें जिससे चार्ज का मूवमेंट ही पॉसिबल ना हो, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो लाई करते हैं उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आप 3 जानते ही हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डाया, पैरा, फेरो। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो ये सब अब चल ही रहा है, काफी समय से बात कर ही रहे हैं हम लोग। तो कुल मिला के कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे आपके सिलेबस, फिजिक्स के सिलेबस के लास्ट चैप्टर में, क्योंकि वही बात है सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस की। ठीक है मेरे प्यारे, तो अभी इनसाइड द कंडक्टर जो मूवमेंट होता है, मतलब इनसाइड द कंडक्टर जो मूवमेंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनसाइड द कंडक्टर करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अब आप कहेंगे सर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं इनसाइड द एटम अराउंड न्यूक्लियस, लेकिन बेटा वो न्यूक्लियस के अंतर्गत मूव कर रहे हैं ना, वो स्वतंत्र नहीं है, वो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो हमारे काम के नहीं है। जो किसी और के अंडर हैं, जो किसी और के अधीन है, हमारे काम के कैसे हो सकते हैं? जो स्वतंत्र हैं वही हमारे काम के हो सकते हैं, क्योंकि वही हमारे पर्पज के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है हम यहाँ पर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम से ही तो फ्री हुआ होगा। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है आप अच्छे से जानते हैं कि उस पर इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो उस एटम पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब पहले तो ये बात करते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द मेटेलिक ऑब्जेक्ट ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कहां करते हैं, कैसे? जब हम आपसे कहते हैं कोई मेटेलिक ब्लॉक है,
और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आपके मन में आता है इतना सॉलिड, कहीं स्पेस ही नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर रहे हैं? पहली प्रॉब्लम तो यही आती है। समझते हैं हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं? बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। अब एटम में मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेसिफाइड ऑर्बिट में अराउंड न्यूक्लियस क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है प्यारे, इतना तो आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब जब तक हम एटम नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि मेटेलिक ब्लॉक के अंदर हो क्या, क्योंकि मेटेलिक ब्लॉक तो एटम से ही बना है। ठीक है, तो आपका टीचर जब फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में आया था, और वो टीचर आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम आके क्या करता है, वो एक बोर्ड पे तुरंत एक पॉइंट रख के और पूरे कमरे में टहलने लगता है, और आप अजीब व्यवहार देख के टीचर का, उस पॉइंट को देखते हैं फिर टीचर को देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं फिर टीचर को देखते हैं, और फिर आपके मन में ये आता है कि ये जो है आपका एक्चुअली क्या कर रहे हैं सर? तो सर लौट के आते हैं, कहते हैं बोर्ड में कुछ दिख रहा है बेटा? तो आप बड़ी देर से वही तो देख रहे थे, पॉइंट दिख रहा है सर। बेटा जानते हो ये पॉइंट कि जितना स्पेस कवर कर रहा है ये पॉइंट, इतने स्पेस में मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। मिलियन जानते हो? 10 लाख एटम अप्रॉक्स होते हैं तो स्पेस में। फिर आप मुंह बा के कहते हैं अरे सर इतना छोटा एटम होता है, यही बताने के लिए पॉइंट रख के टहल रहे थे वो। तो एटम बहुत छोटा होता है, और उस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अरे बाप रे, वो तो और छोटे होते होंगे। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उस एटम के बारे में पढ़ना है जो इतना छोटा है। तो बेटा जितना छोटा है उतना छोटा लेके तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसको थोड़ा जूम करना होगा। जैसे कोई आपसे बोले कि मच्छर की कितनी टांगे होती हैं, आंखें वगैरह ये सब, तो आप क्या करो, मच्छर कहीं दीवार उवाल बैठा फोटो खींच लो, फोटो खींच के जूम कर दो। जूम करोगे तो उसकी टांगे भी गिनो, आंखें भी देखो। ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब हम एटम को जूम करते हैं। एटम को हमने जूम कर दिया, फुटबॉल बना दिया। क्या बना दिया? फुटबॉल। छोटा बेटा जूम करने का मौका है, फुटबॉल बनाओ। फुटबॉल बन गया। फुटबॉल तो जानते हैं ना सब लोग, फुटबॉल। हाँ, फुट से बॉल जब मारी जाए तो फुटबॉल। ठीक है, तो एटम को हमने फुटबॉल बना दिया। पूरे यूनिवर्स के जितने एटम थे सबको हमने फुटबॉल बना दिया। ठीक है, अब आप जिस रूम में बैठे हैं उसको मान लो एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, पूरा रूम हुआ है क्या है? मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेजिन करना है, नहीं खड़े कैसे हो गए उसमें। तो पूरा रूम क्या है? मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मतलब आयरन से भरा हुआ है पूरा, मतलब एक ब्लॉक है पूरा रूम आयरन का। ठीक है, अब आयरन किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। इसका मतलब पूरा रूम एटम मतलब फुटबॉल से भरा हुआ है। ठीक है, अब फुटबॉल से ऐसे भरा है कि एक भी नई फुटबॉल आने की जगह नहीं है। ठीक है, ऐसे भरा है पूरा पूरा रूम फुटबॉल से। ठीक है, मतलब एक भी नया फुटबॉल नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या स्पेस नहीं है उस रूम में? फुटबॉल से भरने के बाद क्या बिल्कुल स्पेस नहीं है? अच्छा है, फुटबॉल फुटबॉल के बीच में स्पेस है? उस स्पेस को ही हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अच्छा, उस स्पेस में पानी जा सकता है बेटा? जा सकता है, हाँ। सैंड जा सकता है? रेता? हाँ जा सकता है। ये बेटा पिछले 16 साल से यही जवाब सुन रहे हैं, नालायक। जब हम पूरे यूनिवर्स के सारे एटम को फुटबॉल बना चुके हैं, फुटबॉल, और कह रहे हैं कि नया फुटबॉल जाने की जगह नहीं है, तो पनिया का एटम वो तो फुटबॉल है, सैंड का एटम भी तो फुटबॉल है। जाएगा? अच्छा, अब नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। इसका मतलब वो जो स्पेस है, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो फिलअप नहीं हो सकता है। ठीक है, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अब वहां कौन चल सकता है? वहां फुटबॉल नहीं जा सकता है ना, लेकिन वहां छर्रा 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 जा सकता है, पेबल्स, गोली जा सकती है वहां पे। हाँ, इसमें फुटबॉल से छोटे जो जा सकते हैं, मतलब एटम से जो छोटे हैं वो जा सकते हैं। एटम से छोटे कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब उन गलियों में टहल सकते हैं। अच्छा, बॉल बॉल के बीच में जो स्पेस है, मतलब एटम एटम के बीच का जो स्पेस है, क्या वो सीधा है? नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। इसका मतलब उसमें जो भी मूव करेगा वो सीधा मूव ही नहीं करेगा, वो जिगजैग मूव करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एटम को छोड़ के निकल चुके हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जो स्पेस है, कहां पर? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फुटबॉल फुटबॉल के बीच में, एटम एटम के बीच में जो स्पेस है,
उसी में जिगजैग मोशन करते हैं, क्योंकि रूट ही वैसा है, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे ही मोशन कर रहे हैं जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे हैं। अब जैसे ही हम ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं तो तुरंत हमें अधिकार मिल जाता है कि गैस से रिलेटेड सारे चैप्टर को एज ए लॉजिक यूज करने का, ठीक है। तो 11 में एक चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, उस चैप्टर का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस से कंपेयर कर चुके हैं। अब यहां आगे आप देख रहे हैं, यहां लिखा है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। पहले देखें मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब जैसे ही जब फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटेलिक ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, मतलब एटम के बीच में जो स्पेस है जब उसमें ये मूव करेंगे, तो पहली बात फ्री इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकते हैं, क्योंकि और भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस एटम से भी टकरा सकते हैं जिससे वो खुद निकले हैं, जिससे वो खुद निकले हैं, उन एटम से भी फ्री इलेक्ट्रॉन टकरा सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब लगातार कोलिजन हो रहा होगा, लगातार क्या हो रहा होगा? कोलिजन हो रहा होगा। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन पहली बार कोलाइड करने में जितना चला है उतना ही दूसरे कोलिजन में चलेगा, उतना ही तीसरे कोलिजन में चलेगा? नहीं, अलग अलग डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। और एक कोलिजन के बाद जब तक दूसरा कोलिजन नहीं हो जाए उस समय तक जो पाथ वो ट्रेवल करेगा वो फ्री महसूस करेगा, इसलिए उसे फ्री पाथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फ्री पाथ बोला जाएगा। तो फ्री पाथ क्यों बोला गया, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि एक कोलिजन से होने के बाद जब तक दूसरा ना हो जाए तब तक वो फ्री महसूस करेगा, उस पाथ को ट्रेवल करते समय उसे फ्री पाथ बोला जाएगा। दूसरे के बाद जब तक तीसरा ना हो जाए तब तक वो उस ट्रेवल पाथ को फ्री महसूस करेगा, उसे भी फ्री पाथ बोला जाएगा। अब आ रही बात मीन की। किसकी बात आ रही? मीन। मीन मतलब एवरेज होता है। अब मीन हम कब निकालते हैं? जब आपके सब सब्जेक्ट में मार्क्स, सारे के सारे सब्जेक्ट में मार्क्स आपके सेम हो, मतलब हर सब्जेक्ट में आपका मार्क्स 90 90 90 90 90 है, तो आपसे कोई पूछे कितना परसेंट है, आप बोलोगे 90%। हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 95 95 95 है, कितना परसेंट है? 95% है। लेकिन तीन सब्जेक्ट में 100 100 है, और एक में आपका 2 है और एक में 5 है। अब कोई पूछे एवरेज क्या है, तो आप पेन उठाओगे, कैलकुलेट करने लगोगे, पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करोगे, फिर अपन 5 करोगे, तब निकलेगा। इसका मतलब जब वेरिएशन होता है तब हमको एवरेज निकालना होता है, मीन वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ हर कोलिजन में ट्रेवल जो डिस्टेंस था, मतलब जो फ्री पाथ था, वो इक्वल नहीं था, इसलिए मीन फ्री पाथ निकालना पड़ रहा है। तो डिफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर, मीन समझ गए क्यों यहाँ पे आया है, और डिफिनेशन हो जाएगी आपकी average path covered between regular collisions known as mean free path। Average path covered between regular collisions known as mean free path। ठीक है, दिख रहा है? एवरेज पाथ कवर्ड बिटवीन रेगुलर कोलिजन्स नोन एज मीन फ्री पाथ। फर्स्ट कोलिजन में लेमडा 1 ट्रेवल किए, सेकंड में लेमडा 2, ऐसे ही डॉट डॉट nth कोलिजन में लेमडा n ट्रेवल किए। तो सारे फ्री पाथ को आप ऐड कर लोगे, हर कोलिजन में ट्रेवल्ड फ्री पाथ को, और नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दोगे, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। मीन निकालने का यही तरीका भी है। अब हम रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं। बेटा देखो, जब एक कोलिजन हो जाएगा, जब तक दूसरा कोलिजन नहीं होगा तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होगा। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो पहले कोलिजन का जो टाइम है, दूसरे कोलिजन का जो टाइम है, तीसरे कोलिजन का टाइम है, क्या वो सब सेम होंगे? इसका मतलब यहाँ भी हमको एवरेज निकालना होगा। तो फर्स्ट कोलिजन में जैसे आप टाउ 1 ट्रेवल कर रहे हैं, सेकंड में टाउ 1 टाइम लग रहा है, सेकंड कोलिजन में टाउ 2 लग रहा है, थर्ड में टाउ 3 डॉट डॉट डॉट, nth में टाउ n। तो सारे टाइम को आप ऐड कर लेंगे, हर कोलिजन के टाइम को, अब अपन नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। तो एवरेज टाइम टेकन बिटवीन रेगुलर कोलिजन्स नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम भी हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब यहां बात हो रही है
एवरेज थर्मल वेलोसिटी की, इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी की। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, ये रैंडम मूव कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम मूव कर रहे हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी उस एटम की ओर आ रहा होगा जिससे वो खुद निकला है, तो एक प्रकार से लगभग जो जनरली आपका यदि कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कंडक्टर है, तो उसमें हर एटम कंट्रीब्यूट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब हर एटम से लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले ही होते हैं, तो वो एटम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इन पॉजिटिव एटम्स के बीच में जो गलियां हैं उसी में हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन जब बढ़ रहा होगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब कोलाइड करके आगे जाने लगेगा, अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके मतलब रोकना चाहेगा, इसका मतलब स्पीड कम होगी, फिर ये स्पीड बढ़ाएगा। इसका मतलब हर कोलिजन में स्पीड क्या होगी, बदलती रहेगी। तो पहले में मान लो u1 है, वेक्टर u1, दूसरे में वेक्टर u2, तीसरे में वेक्टर u3, चौथे में वेक्टर u4। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 डॉट डॉट वेक्टर un अपॉन n, और नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा उसका, जीरो हो जाएगा। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको अभी एक कहानी के माध्यम से समझा देंगे आप, ठीक है। तो अब रैंडम हो रहा है, तो चांस है कि फर्स्ट मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है आपका u1 का टेल, और लास्ट जो रहे un उसका हेड कोइंसाइड कर जाए, रिजल्टेंट जीरो आ जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। और इस पूरे पेज को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने ला दे रहे हैं, थोड़ा छोटा करके, ठीक, थोड़ा सा और करना होगा जिससे चैप्टर का नाम भी दिखे आपको, ठीक। तो हाइड कर देते हैं। ये सब दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट लें। वीडियो एक बार भी ना समझ में आए, एक आध दो बार रिपीट कर लें, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे टाइम किल होता है। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बैठे हुए हैं, इस एग्जाम्पल से जरा हम देखते हैं। अभी तो पहले एग्जाम्पल आपको दिखे, इसलिए इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। वैसे एग्जाम्पल ये दो तीन डेरिवेशन के बाद आना था, ठीक है। एक डेरिवेशन आपका चाहिए I इज इक्वल टू NEAVD। यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ, या ऐसे लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ n होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अभी आज ही इसको डेराइव भी कर देंगे, लेकिन एग्जाम्पल पहले देख ले। और यहाँ E क्या है, E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। A क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और VD क्या है, VD ड्रिफ्ट स्पीड है, वेक्टर लगा होता है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये फार्मूला यहाँ लगेगा, इस फार्मूले को अभी थोड़ी देर में डेराइव कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर और क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, पहले आप ये देखें। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल देनी है कितनी है। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिए हैं, और कितना दे दिए हैं, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और करंट दे दिए हैं 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। और कह रहे हैं एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स
1 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 1 Cu gives 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। 1 कॉपर क्या दे रहा है, रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। डेंसिटी दी गई है, क्या दी गई है, डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी भी लिख दे रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया गया है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी दी गई है। मास नंबर दिया गया है कॉपर एटम का 63.5 U। ठीक है, इतनी जानकारी दी गई है। और आपका ए पार्ट में पूछा गया था क्या, डिप्ट स्पीड, क्या पूछा गया था, डिप्ट स्पीड पूछा गया था। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है बी पार्ट में, थर्मल स्पीड। कौन सी स्पीड, थर्मल स्पीड पूछी जा रही है। पहले ये निकालो, अब फिर थर्मल स्पीड जो भी आई, मान लो Vrms आई, ठीक है, तो उस थर्मल स्पीड को, मतलब ये Vrms को कंपेयर करने के लिए कह रहा है किससे, ड्रिफ्ट स्पीड से। और ड्रिफ्ट स्पीड को कंपेयर करने के लिए कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आज तक तो 10⁸ होती थी, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत घबराएंगे नहीं आप। देखें यहां पर सॉल्व है, सॉल्व है तो हम टाइम नहीं किल करेंगे। ठीक है, आप जरा देखें, तो यहां पर आपको नहीं पता है, फार्मूला यूज किया गया है ये वाला, ये फार्मूला यूज किया गया है, I इज इक्वल टू NeAVD। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, I इज इक्वल टू NeAVD। यहां E आपको जानकारी है, A जानकारी है, गिवन है, I गिवन है, N गिवन नहीं है, तो N निकाला गया है। और N में जरा देखें, ये जो फार्मूला लगाया गया है आपको ये समझना है, ये फार्मूला क्यों लगाया गया है, तो जरा आप देखें और समझें ये फार्मूला क्यों आया, पहले समझ लें। N इज इक्वल टू क्या है, आप देख ही रहे हैं। तो यहां पर आपको दी गई है आप देख ही रहे हैं, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं जिससे थोड़ा डिफरेंट लगे मामला, वाइट कलर। तो आपके पास ये दिया गया है क्या, डेंसिटी, क्या दिया गया है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इन 63.5 ग्राम नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो इन 1 ग्राम, इन 1 ग्राम नंबर ऑफ कॉपर एटम्स
in 1 gram number of copper atoms in 1 gram number of copper atoms in 1 gram number of copper atoms is equal to 63.5 ग्राम में नंबर ऑफ कॉपर एटम है Na, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा Na अपॉन 63.5। अब जरा देखो आपका फिर 9 इंटू 10⁻6 ग्राम, इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻6, क्योंकि किलो की जगह में 10⁻3 आ जाएगा, इतना ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, इन 9 इंटू 10⁻6 ग्राम नंबर ऑफ कॉपर एटम इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। ठीक है, और हर कॉपर एटम क्या कर रहा है, सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे टोटल। तो आप जरा देखें, इतने में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि Na अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पर मीटर क्यूब में, क्योंकि इतने मास में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां लिख दिया जाएगा अपॉन मीटर क्यूब। एक प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन मीटर क्यूब, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, नंबर डेंसिटी हो गया। तो आप जरा देखें नंबर डेंसिटी का फार्मूला क्या लिखा गया है। यहां ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये Na की वैल्यू है, एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 और 9 इंटू 10⁻6 आप देख ही रहे हैं, अपॉन में 63.5 देख रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर डेंसिटी के लिए ये क्यों आया। ठीक है, अब आपका यहां से इस फार्मूले से Vd इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I अपॉन NEA, I अपॉन NEA। आप जरा देखो यहां पे ये I अपॉन NEA लिखा है, क्या लिखा है I अपॉन NEA। परेशान नहीं होंगे, थोड़ा जरूरी था ये डिस्कशन, नहीं तो अभी न्यूमेरिकल ना बात करते आपसे। Vd का फार्मूला लिखा है I अपॉन NEA। कहां से फार्मूला आया, अभी ये लिख रहे हैं I अपॉन NEA, ये फार्मूला लिखा गया। फिर I की वैल्यू डाल दी गई 1.5, N अभी अभी आप निकाल चुके थे, N की वैल्यू डाल दी गई और E वैल्यू डाल दी गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया डाल दी गई, सॉल्व करके ये रिजल्ट आ गया। तो Vd कितना आ रहा है ये ध्यान देंगे, Vd आ रहा है 1.1 mm पर सेकेंड, mm मतलब मिलीमीटर पर सेकेंड, तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स आ रहा है। तो जो आपकी मीटर स्केल होती है, जो उसमें सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, सबसे छोटा वाला पार्ट, वो आपका 1 mm होता है। इसका मतलब 1 सेकेंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस छोटे वाले पार्ट के बराबर। ठीक है, इसका मतलब पंखे के स्विच से पंखे तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में आधे घंटे लग जाने चाहिए, लेकिन स्विच ऑन करते ही पंखा चल जाता है। इसका मतलब कुछ राज है, वो बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहां पर इतना तो समझ गए आप। यहां से Vd केवल ध्यान रखना कि कितना आया है। अब बात कर रहे हैं यहां पर एट टेम्परेचर T। यहां देखो फार्मूला यूज हो रहा है kBT अपॉन m, kBT अपॉन m, ये फार्मूला यूज हो रहा है किसके लिए, और रूट kBT अपॉन m फार्मूला यूज हो रहा है आपका किसके लिए, एवरेज थर्मल स्पीड के लिए। किसके लिए, एवरेज थर्मल स्पीड के लिए। तो आप चौंकिए नहीं,
इसकी भी बात कर देते हैं। तो भैया वो ड्रिफ्ट स्पीड की बात हो चुकी है, ठीक है। अब जरा देखें आप जो है, आप जब थे कहां पर, कहां थे आप, ये कलर थोड़ा बढ़िया नहीं दिखेगा, पहले तो आप जाओ कलर चेंज कर दें। चलो ये कर देते, ये लो ले लेते हैं। देखें आप फार्मूला पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, P इज इक्वल टू 1/3 यम एन अपान वी, वी स्क्वायर बार। ये स्पीड के स्क्वायर का मीन था। यम सिंगल एटम का मास था, स्मॉल एन नंबर ऑफ एटम्स की संख्या थी, और यहाँ वी जो है वॉल्यूम था और पी प्रेशर था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर। अब आप कहेंगे सर उस चैप्टर का फार्मूला क्यों ले रहे हैं, अभी अभी हम ग्रुप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस से कंपेयर कर चुके हैं, ठीक है। कंपेयर इसलिए किए कि वहां फार्मूला उठा सके हम। तो अभी हम बात करें यहां पर पार 1 मोल गैस, पार 1 मोल बात करें तो जो ये आपका पी पी ही रहेगा, ये 1/3 हो जाएगा। यम सिंगल मॉलिक्यूल का मास, स्मॉल एन एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, अब अपान वी, वी स्क्वायर बार, वी स्क्वायर बार, ठीक है। इतना समझ गए आप, समझदार तो आप सदियों से हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आपसे ये बात कर रहे हैं फार्मूला कहां से आ रहा है, बस बाकी वैल्यू तो यहाँ साल भी है, हम टाइम थोड़े किल करेंगे आपका। अब ये हो जाएगा आपका पीवी, पीवी 3 भी इधर लेके चले जाओ, और यम इंटू एन जो है इसको मोलर मास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये वी स्क्वायर बार है ये, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल का मास यम है, तो डबल का 2m हो जाएगा, ट्रिपल का 3m, एन का एन इंटू एम, और एन मॉलिक्यूल का मास मोलर मास के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए मोलर मास हो गया इसकी इन दोनों की जगह पे, और वी स्क्वायर बार लिखा ही है आपका, ठीक है। और जो आपका ये जो आपका 3pv लिखा है, पीवी को आप लिख सकते हैं आरटी, क्या लिख सकते हैं, आरटी लिख सकते हैं, और यहाँ यम हाई है, वी स्क्वायर बार, वी स्क्वायर बार। और क्यों लिख सकते हैं आरटी, क्योंकि पीवी बराबर एक्चुअली आप पढ़े हो कभी म्यू आरटी, यहाँ म्यू नंबर ऑफ मोल्स होता था, अभी 1 मोल की बात कर रहे हैं तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो पीवी बराबर आ जाएगा आरटी, तो आरटी लिख दिया गया। अब वी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3RT अपान यम, और यम की जगह पे, यम की जगह पे फिर से आप लिख सकते हो यम इंटू एन ए, यम इंटू एन ए, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान बार, वी स्क्वायर बार। अब क्यों, क्योंकि यम लिखा ही गया था यम इंटू एन ए की जगह पे, और ये जो आर बाई एन ए है, ये क्या है, आर बाई एन ए, आर बाई एन ए को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह सकते हैं, जिसको हम के भी कहते हैं, अब अपान यम हो गया, और वी स्क्वायर बार। आगे बढ़ेंगे, वी स्क्वायर बार का रूट ले लेंगे, इधर भी हो जाएगा आपका 3kBT अपान यम का रूट, 3kBT अपान यम का रूट, ठीक है। ये फार्मूला आ जाएगा आपका, और यहां से जो है आप इसको लिख सकते हैं VRMS, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा है इसको लिख सकते हो VRMS, VRMS इज इक्वल टू 3kBT अपान एम का रूट, ठीक है।
तो यहां देखें आपका क्या लिखा है, केबीटी ओएम, ठीक। तो आपको जो यहां पर 3/2 केबीटी देख रहे हैं आप, 3/2 केबीटी देख रहे हैं, तो केबीटी तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अब इसी फार्मूले में आप ये कह सकते हैं सर 3/2 केबीटी कैसे आया है, तो यहां आप 1/2m से मल्टीप्लाई कर दें इसमें और इधर भी आप 3/m केबीटी में 1/2m से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ एक ही चीज से किए, क्यों किए, इधर काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है और यहाँ m से m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 केबीटी और ये इधर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखें यहां पर जो फार्मूला आपका लिखा है 3/2 केबीटी, आप समझ गए होंगे कहां से आ रहा है, 1/2mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 3/2 केबीटी, ठीक। तो हमारे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे कि ये फार्मूला कहां से आ रहा है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 ऐड करेंगे, 300 केल्विन आएगा, 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर की जगह पे ये वैल्यू, केबी की जगह पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डाल दिया जाएगा और यहाँ मास हो जाएगा, तो स्पीड आ जा रही है, थर्मल स्पीड आपकी 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देखें डिप्ट स्पीड आई है आपकी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या इसको 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। और थर्मल स्पीड आई है, एवरेज थर्मल स्पीड जो आई है वो आई है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो देखा जाए अभी तो आप ये देखेंगे कि Vrms जो है आपका, और Vd डिवाइड कर दो, कंपेयर करने के लिए कहा था, ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड अपान 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मान लो अप्रॉक्स 2 टाइम्स गया, यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 10⁵। इसका मतलब जो थर्मल स्पीड है वो 10⁵ टाइम्स होती है, क्या होती है, 10⁵ टाइम्स होती है स्पीड किसकी, ड्रिफ्ट स्पीड की, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि Vrms अप्रॉक्स जो है 10⁵ टाइम्स होता है ड्रिफ्ट स्पीड का, इसका मतलब एवरेज थर्मल स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक कंपैरिजन और भाई साहब कह रहे हैं ये कि Vrms को ही कंपेयर कर दो आप, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है वो लाइट की स्पीड से मूव करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां जाएगी वहां वहां वो फोर्स डेवलप कर देगी और वहां जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा एट द इंस्टेंट मूव कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से मूव कर रही है आप देख ही रहे हैं, तो यहां आपको कंपेयर कर देना है किससे, लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिप्ट स्पीड आई है 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 3 × 10⁻11 टाइम्स, 3 × 10⁻11 टाइम्स, ठीक है। आप जरा इसको समझें, आपके मन में ये आता है कि यदि फील्ड अप्लाई करने के बाद, मतलब कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो एवरेज स्पीड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो ये है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में कितना चलता है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्या है, आपकी जो स्केल है प्यारे
उसमें जो सबसे छोटा खाना है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप सपोज करो कि यदि आपका स्विच यहां पर है और फैन वहां पर है और स्विच ऑन कर रहे हैं, इस स्पीड से यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है पंखे तक, तो आधे आधे घंटे बाद पंखा चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा तुरंत चल जाता है, पंखा तुरंत चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली यहां से वहां स्विच ऑन करने पे तो इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां नहीं जाना होता है, इलेक्ट्रॉन को ना यहां से वहां जाना होता है ना वहां से यहां आना होता है। एक्चुअली जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है किस स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में मुंबई का कितना चक्कर? 100 चक्कर। यदि 1500 किलोमीटर डिस्टेंस हम माने मुंबई की यहां से, तो 100 चक्कर एक सेकंड। जितनी देर में आप 1 बोलेंगे लाइट उतने टाइम में 100 चक्कर बम्बई लगा लेगी, ये स्पीड है। और जैसे ही फील्ड पहुंच जाएगी, फील्ड जहां भी पहुंचेगी वहां जो भी इलेक्ट्रॉन होगा जो जहां होगा वही वो फील्ड के अपोजिट मूव कर, ठीक है। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना होता है, फील्ड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब फील्ड की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। कि तो जब इतनी स्पीड से जाएगी तो इसका मतलब अब आपके स्विच से पंखे तक पहुंचने में आप समझ ही गए होंगे। जब मुंबई का चक्कर 1500 किलोमीटर मुंबई, अब आने जाने में 3000 किलोमीटर, और ऐसे 100 चक्कर लग जा रहे हैं एक सेकंड में, तो आप समझ ही गए होंगे, इसीलिए स्विच ऑन करते ही फैन चल जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो अगला हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं हम लोग? सेलेक्ट पे जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अगले पेज पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ ओम्स लॉ लिखा था, चले यहाँ से ओम्स लॉ को कॉपी कर लेते हैं, फिर अगले पेज पे जाते हैं और ओम्स लॉ को पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। फिर पीछे गए, यहाँ से ओम्स लॉ चला जाना चाहिए, फिर पीछे गए, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट चला जाना चाहिए और यहाँ आ जाना चाहिए क्या? यहाँ से सब चले जाएं आप, पीछे चले जाएं हम लोग, फिर से गिफ्ट वेलोसिटी को कॉपी कर लें, अगले पेज पे चले आएँ, पेस्ट कर दें, अब ये सब चले जाएं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? सच एवरेज वेलोसिटी, सच एवरेज वेलोसिटी, हम लोग झूठ तो बोलते ही नहीं है, सच एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देंगे, वेलोसिटी बाय विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड opposite to applied electric field known as drift velocity. Such average velocity by which free electrons drifted opposite to the applied electric field known as drift velocity, known as drift velocity, ठीक है। अब जैसे कोई कंडक्टर है, कोई क्या है? कंडक्टर है, और किसी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ क्या है? एल है। ऐसा कोई कंडक्टर है, और यहां आप इस इंड को कनेक्ट कर दिए हैं प्लस से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी से, और इससे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो फील्ड डेवलप हो गई है पॉजिटिव से नेगेटिव। और आप जानते हैं, आप वैसे बहुत कुछ जानते हैं, इनसाइड द एटम
इनसाइड द एटम जिन एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए होंगे उसको पॉजिटिव बना दिए होंगे, और इसी स्पेस में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है ऐसे चलना। यहां मान लो u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही हो, क्या रही हो, u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी रही हो, u1, तो इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा हो τ1, एक्सेलरेशन रहा हो a, और यहां टकरा के जब वो इधर चला होगा, इधर, क्योंकि अब चलना उसको फील्ड के अगेंस्ट ही है, इधर चला होगा, तो अब यहां जो टकरा के जब अलग हुआ होगा तो समय वेलोसिटी बदल गई होगी, तब u2 रही होगी, टाइम τ2 लगा होगा, एक्सेलरेशन वही रहेगा, एक्सेलरेशन वही रहेगा क्योंकि फील्ड हर इलेक्ट्रॉन के लिए वही है। अब यहां से ये इधर जाएगा, इस समय वेलोसिटी फिर बदल गई होगी कोलिजन के बाद, तो मान लो u3 हो गई है, एक्सेलरेशन अब भी वही है, टाइम मान लो τ3 लग रहा है, ठीक है। ऐसे वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाता रहेगा, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। तो मतलब आगे तो बढ़ेगा, लेकिन कभी एस्लेट होगा, कभी डीएस्लेट होगा, कभी एस्लेट होगा, कभी डीएस्लेट होगा, मतलब वो परमानेंट एस्लेट नहीं होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एस्लेशन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड अप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जा रही है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब 10⁵ रिड्यूस हो जा रही है। कौन कहे एस्लेशन रैट इंक्रीज करे। लेकिन एक बात और ध्यान दें, कि जो पाथ हमने यहाँ स्ट्रेट ड्रा कर रखा है, ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक होगा, या स्ट्रेट होगा, दोनों हो सकता है। स्ट्रेट कब होगा, बाई चांस हो सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एलॉन्ग फील्ड मूव कर जाए तो भी स्ट्रेट रहेगा, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई एंगल बनाएगा तो पैराबोलिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब फील्ड में इंटर करता है तो उसका पाथ जो है पैराबोलिक होता है। ये जरा ध्यान देंगे यहाँ पे मेरे प्यारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप सब समझदार बहुत हैं, आपकी समझदारी पर हमें बड़ा घमंड है। अभी जो डिफिनेशन बोल रही है, डिफिनेशन ये कह रही है, पहले कोलिजन, दूसरे, तीसरे, डॉट डॉट, एवरेज वेलोसिटी, और जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे, यहाँ Vd इज इक्वल टू, वैसे प्यारे हो रहे छोड़ो, वैल्यू लिख दे पहले, तो Vd V1 की जगह पे हो जाएगा आपका U1 प्लस a τ1, V2 की जगह पे हो जाएगा आपका U2 प्लस a τ2, और डॉट डॉट Vn इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, Vn वहां लिखने की क्या जरूरत है जब वैल्यू लिख रहे हैं, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Un प्लस a τn, टोटल का अपान n, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्लाइड कर देते हैं। अब ये फार्मूले कहां से लिखे जा रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये उसी से लिखे जा रहे हैं फार्मूले, ठीक है। अब यहां पर जो है आपका Vd इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN, एक ब्रैकेट में कर लो, हाँ कर लो, एक ब्रैकेट में कर लो, और बाकी में आपका a τ1 a τ2 a τ1 सब में a कॉमन है, तो ब्रैकेट में τ1 प्लस τ2 डॉट डॉट τn कर लो, और टोटल का मान क्या लिखा है, n लिखा है, ठीक है।
अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ आ गए हम लोग। कहाँ? पेन का कलर बदलना है, इतनी देर सोच रहे हैं। हाँ, ध्यान दें, वी डी इज इक्वल टू, अब ये n इसके भी नीचे चला जाएगा, इसके भी नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका u1 प्लस u2 डॉट 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 un अपान n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n अपान n। देखें, इसके वैल्यू की बात हो चुकी है कि 0 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, और a इसकी जगह पे हो जाएगा टाउ करने की जगह पे, तो आपका वी डी इज इक्वल टू आ गया a टाउ, ये फार्मूला हो गया। और आप जानते हैं a इज इक्वल टू होता है f बाई एम, एफ बराबर होता है आपका क्यू ई बाई एम, और क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज, और ई अपान एम, तो हम वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपान यम ए की जगह पे लिख सकते हैं, और टाउ पड़ोस में है ही है, तो ये आपका फार्मूला आ गया किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसका फार्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और हमारे ख्याल से आप मामला समझ गए होंगे। देखें, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जा रहा है यहाँ पे, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है। वेक्टर का रोल क्या है? बहुत ज्यादा है। आप स्क्रीनशॉट लें और समझें, समझ आप गए ही होंगे, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट, तो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज पासिंग पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर in 1 second, in 1 second known as electric current, total charge passing through any cross section of the conductor known as electric current। अब जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, कोई क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फील्ड आपकी ऐसे अप्लाई की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ड्रिफ्टेड होंगे। वैसे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रहे हैं तो हम अपोजिट एकदम दिखा ही सकते हैं, क्योंकि एवरेज ले ही चुके हैं। तो अपोजिट ड्रिफ्ट हो रहे हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से आपका क्यू चार्ज पास होता है टी टाइम में, ठीक है। तो क्यू चार्ज पास होता है टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से, तो मेरे प्यारे जो है ध्यान देंगे, यहां से कितना चार्ज पास हो रहा है? क्यू चार्ज पास हो रहा है टी टाइम में। इस इंड का नाम आप एक्स लिख दो, इस इंड का वाई लिख दो। कंडक्टर की लेंथ जो है
एल है, कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल है। तो थ्रू यक्स इन टाइम टी, थ्रू यक्स इन टाइम टी, क्यू चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, तो देखें भाई, इन टी टाइम, इन टी टाइम चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एक्स बराबर क्यू है। इन 1 सेकेंड चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एक्स, ये हो जाएगा आपका क्यू बाई टी। और 1 सेकेंड में जितना चार्ज क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है उसी को हम आई बोलते हैं। तो आई बराबर हो गया आपका क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, अब हम ये मान लेते हैं कि लेट फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ इंड वाई reaches to इंड एक्स इन टाइम टी। तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां टी टाइम में पहुंच रहा है, तो ट्रेवल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। इसका मतलब एल बराबर वी डी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर ले रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। और किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, पहले ये देख लें आप, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की। और यहां सब बात कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मॉड वैल्यू है। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है। और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पेन का कलर चेंज करके ग्रीन ले लेते हैं। अब जरा ध्यान दें आप, हमको आई बराबर हो जाएगा चार्ज पासिंग थ्रू इंड एक्स इन टाइम टी अपान टाइम। अपान क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें आप, यदि हम ये अज्यूम कर रखे हैं
कि वाई इंड का फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स इंड में टी टाइम पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा टी टाइम में, क्या रास्ते में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहे होंगे उनको ओवरटेक करके गया होगा? नहीं, क्योंकि सब एक ही फील्ड से एसोलेटेड थे, सब एक ही फील्ड से एसोलेटेड थे, तो सबकी स्पीड सेम रही होगी, सबकी स्पीड वीडी ही रही होगी। सेम स्पीड के से चलने वाले लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करता है। इसका मतलब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा, उस समय जितने फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स वाई पोर्शन में रहे होंगे वो पूरे के पूरे यहां से पार कर चुके होंगे, तब ये यहां से निकला होगा। फिर से ध्यान देंगे, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में हैं, सब के सब किस स्पीड से मूव कर रहे हैं? सब के सब मूव कर रहे हैं वीडी स्पीड से, फील्ड के अपोजिट। मतलब सब के सब एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। और कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा, इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां जब पहुंचेगा तो रास्ते में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वो सब के सब इस इंड से गुजर चुके होंगे, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। इसका मतलब यहां कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे होंगे यहां से टी टाइम में? जितने इस कंडक्टर में रहे होंगे। ठीक है, तो चार्ज पासिंग थ्रू इंड एक्स इन टाइम टी क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XY पोर्शन ऑफ कंडक्टर। और नंबर में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का, तो Q आ जाता है, क्योंकि कभी आप Q बराबर पढ़ रखे हैं या नहीं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XY पोर्शन ऑफ द कंडक्टर इंटू E हो जाएगा और अपान हो जाएगा T। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, I इज इक्वल टू, अब देखो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? n थे। तो 2 में कितने हो जाएंगे? 2n, 3 में 3n, 4 में 4n। तो इस वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? n इंटू वॉल्यूम ऑफ XY पोर्शन ऑफ कंडक्टर, और E से मल्टीप्लाई था ही। ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XY पोर्शन ऑफ द कंडक्टर। स्मॉल n थे यूनिट वॉल्यूम में, तो 2 में 2n, 3 में 3n, तो कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा उतना इंटू n, इसलिए ये लिखा गया। और अपान में क्या रहेगा? T ही रहेगा। तो हमारे ख्याल से बस करें, और ज्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे। अब जरा यहां ध्यान दें, कंडक्टर का जो शेप है वो सिलेंडर है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ एल है। वॉल्यूम का फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो क्रॉस सेक्शन जो है वही पाई आर स्क्वायर है, और एच ही क्या है इस समय? एल है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर जगह पे ए हो जाएगा, एच की जगह पे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो ये एन हो जाएगा, और यहाँ वॉल्यूम की जगह पे ए इंटू एल हो जाएगा। ई पहले से था, अपान टी हो जाएगा। एल क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस है, तो ट्रेवल डिस्टेंस अपान टाइम स्पीड हो जाएगा। और वाई बिकॉज ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन टी टाइम में इतना ट्रेवल कर रहा है, कितना? एल ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल डिस्टेंस एल हो जाएगी, टाइम टी हो जाएगा, तो एल बाई टी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगा। और इसको अरेंज कर दे रहे हैं, तो आई बराबर एन ई ए वी डी, प्रूफ हो गया आपका। ठीक मेरे प्यारे, ये डेरिवेशन हो गया। तो आप चाहेंगे तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके आप समझ लेंगे, वैसे कुछ है नहीं, ये बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको
फार्मूला दिखना चाहिए। हाँ देखें, पहले आपका ये पोर्शन कर दे रहे हैं आपके सामने, थोड़ा सा जूम करके आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ तक का नोट्स बना लें, इस लाइन तक का, ठीक। और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट्स बना लें और फिर हम सबको छोटा कर दे रहे हैं, सबको, पूरा पूरा पेज आ गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लें, जूम करके नोट्स बना लें, जैसे समझें, वीडियो एक बार में ना समझ में आओ, एक दो बार रिपीट कर दें। ये डेरिवेशन हो गया आपका प्यारे। अब हम लोग बस वही पुराना, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना है, ना भूलने देना है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। मेरे प्यारे याद रखना, arise awake and stop not till the goal is achieved, till the goal is achieved। थैंक्स प्यारे।